भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। भारतीय सेना ने लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया। ये हमले बहावलपुर, मुरिद के तेहरा कला, सियालकोट, बरनाला और कोटली में किए गए। वहीं मुजफ्फराबाद में भी 2 जगहों को निशाना बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती रात सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की मॉनिटरिंग की। इसे लेकर आज प्रधानमंत्री निवास पर कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक भी होगी। वहीं देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पाक प्रशिक्षित आतंकियों ने भारतीयों पर हमला किया था। यह हमला भारत के विकास और प्रगति के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि इस हमले के जरिए जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने की कोशिश की गई। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड को निशाना बनाया गया। उन्होंने बताया कि भारत में हुए पिछले कई आतंकी हमलों के आतंकवादियों को इन ट्रेनिंग कैंपों और लॉन्च पैड पे ट्रेनिंग दी गई थी। आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट। यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज तैयबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। आगे दूसरा आया। ऑपरेशन सिंदूर पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड मेजर तरुण सिंह। रिटायर्ड मेजर तरुण सिंह का बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज राजस्थान के स्टूडियो में। मेजर तरुण सिंह 2017 में सेवा मुक्त होने से पहले सियाचिन जैसे क्षेत्र में युद्ध की स्थिति का भी उन्हें अनुभव है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि एक सैनिक की दृष्टि से जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जैन मैम, सबसे पहले स्टार्ट में मैं सब पूरे देशवासियों को, हमारी लीडरशिप को, और सबसे महत्वपूर्ण अंग जो इस समय हमारे यहाँ पे सक्रिय है वो है भारतीय आर्म फोर्सेस जो हैं,
उनको मैं एक धन्यवाद बोलना चाहता हूं और उनको अपनी तरफ से जय हिंद और देशवासियों की तरफ से जय हिंद बोलना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने एक फ्लॉलेस ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है। ये ऑपरेशन एक प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस का एग्जाम्पल हमेशा रहा है, और जिस तरह आप देख सकते हैं जो ऑपरेशन हुआ है वो बहुत स्पेसिफिक रहा है, बिल्कुल टारगेटेड है, और कोलैटरल डैमेज को मिनिमाइज करते हुए टेररिस्ट लॉन्च पैड और उसके ट्रेनिंग एरियाज को टारगेट कर रहा है डेप्थ में, चाहे वो पीओ जम्मू एंड कश्मीर हो या वो पाकिस्तान की मेनलैंड टेरिटरी हो। इसको देखते हुए ये जो एक प्रयास रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो नेतृत्व ने उनको डायरेक्टिव्स दिए हैं, जिसके तहत जो हमारा अनुमान है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लड़ाई पाकिस्तान के आम नागरिकों के विरुद्ध नहीं है, यह लड़ाई उनके विरुद्ध है जो रोग एलिमेंट्स हैं पाकिस्तानी लीडरशिप में, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे वो सिविलियन हो, जो टेररिज्म को एक हथियार बना के भारत के विरुद्ध कई सालों से चला रही है, 3 दशक से ऊपर हो गए हैं। इसी चीज में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि उन्होंने एक बड़ा षड्यंत्र रचा है कि यहाँ पे रिलीजन को आइडेंटिफाई करते हुए टारगेट किया गया है। इसका एम है कि देश के अंदर कोई भी फॉल्ट लाइन जो उनको मिल जाए उसको एक्सप्लॉइट करना, और देश में सांप्रदायिक भावुकता को जगा के देश को अंदरूनी ताकतों, किसी ताकत जो भी उनके सहायता कर रही है उनके साथ मिलके इस देश के अंदर कमजोरी और एक डर का माहौल बढ़ाना। इस सब को देखते हुए जो टारगेटेड अटैक आर्म फोर्सेस ने अंडरटेक किया है टेररिस्ट को टारगेट करते हुए, ये बहुत ही कैलिब्रेटेड अप्रोच है और एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी का पार्ट है, जिसमें कैलिब्रेटेड एस्केलेशन या कैलिब्रेटेड डी एस्केलेशन इंडियन आर्म फोर्सेस की पॉलिसी रहेगी। जैसे जैसे पाकिस्तान का रिस्पांस जिस डायरेक्शन में जाएगा, चाहे वो अपने आप को सुधार की तरफ लाएं जो मुश्किल लग रहा है, चाहे वो एस्केलेट करने की तरफ जाएं, उस हिसाब से एक कैलिब्रेटेड रिस्पांस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आर्म फोर्सेस की तरफ से चलता जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, आतंकवाद के खिलाफ ये भारत का बहुत ही अच्छा कदम था। मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि शांति भंग करने का जो उनका ये उद्देश्य था, उस पर कितना जितना आर्मी का सहयोग रहता है उस पर कितना हम काबू पा पाए हैं, और क्या इन ऑपरेशंस की सफलता हम किस तरह से देख सकते हैं? इसमें एक्चुअली किसी भी लड़ाई का हमेशा हिस्टोरिकली बताया गया है कि 2 इंटीग्रल पार्ट होते हैं, एक है पॉलिटिकल एक्शन, दूसरा है मिलिट्री एक्शन। अगर आप देखें जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो कदम लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो एक पॉलिटिकल एक्शन था, जिसके तहत एक उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि भाई आप जो ट्रीटी साइन हुई थी पीसफुल और फ्रेंडशिप के एक स्पिरिट में, उसको आप उल्लंघन करते रहोगे, टेररिज्म को सपोर्ट करते रहोगे, तो वो ट्रीटी नहीं रहेगी। ये एक पॉलिटिकल एक्शन था। मिलिट्री एक्शन रहा है जो क्लॉशविट्ज थे, एक बड़े मान्य मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, इन्होंने कहा था कि लड़ाई एक पॉलिटिकल एक्शन है किसी और तरीके से, वॉर इज अ पॉलिटिकल एक्शन बाय अदर मीन्स। सो उसके तहत स्पेसिफिक टारगेटिंग जो कर रही है गवर्नमेंट, उसमें यह एम रहेगा कि किसी भी समय अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मिस एडवेंचर होगा, उसका एक कैलिब्रेटेड और ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहेगा। अगर मैं 2019 के ऊपर थोड़ा सा जानना चाहता हूं, उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिस्ट्रिक्शंस सुनने में आए थे कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में रिस्ट्रिक्शन थे कि इंडियन एयरफोर्स सिर्फ उन हवाई जहाजों को इंटरडिक्ट कर सकती थी जो इंडियन एयर स्पेस का टेक्निकल वायलेशन कर रहे थे। टेक्निकल वायलेशन मतलब 10 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर उधर हवाई जहाज एंटर नहीं कर सकता। लेकिन इस समय एक डिफरेंस ऑफ अप्रोच लग रहा है, जो दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना केवल अपने जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करने की अनुमति दी है, उन्होंने ये भी डेफिनेशन दिया है कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के तहत कोई भी इंटरवीनिंग फोर्स हो, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, वो एक टेररिस्ट एनेबलिंग एक्शन माना जाएगा और फोर्सेस को फ्री हैंड दिया है उसके साथ डील करने के लिए। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है उस अप्रोच में इस बार। जी, जैसे कि हम देख रहे हैं आज जब से ऑपरेशन के बारे में सामने आया है, देश के युवाओं की प्रतिक्रिया आ रही है कि कैसे भारत एक नई शक्ति के तौर पे उभर रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से जो ये ऑपरेशंस होते हैं उसमें जैसे हमने देखा कि आज मॉक ड्रिल होने वाली है, तो आम जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आम जनता को किस तरह से नहीं घबराना चाहिए? ये जो ऑपरेशंस हो रहे हैं ये बहुत प्लान तरीके से होते हैं और किस तरीके से ये लोग किए जाते हैं, पर आम जनता का इसमें क्या सहयोग रह सकता है इन ऑपरेशंस के मद्देनजर? मैडम,
आम जनता ही किसी फौज का मनोबल बढ़ा सकती है, किसी फौज को पूर्णतः सपोर्ट दे सकती है। लड़ाई एक मिलिट्री एक्शन नहीं होता। किसी भी देश को अगर युद्ध पे जाना पड़े हो, और हमारी होप है कि हमारे को ना जाने की आवश्यकता पड़े, लेकिन अगर जाना पड़े, किसी भी कंट्री के सिटीजन के सपोर्ट के बिना ये लड़ाई अधूरी रहेगी। एकजुटता से ही हम इस चैलेंज को डील कर सकते हैं। एकजुटता से ही हम इस एनिमी को डिफीट कर सकते हैं। इसके लिए सिटीजन से मेरा एक ही अनुरोध रहेगा कि किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन का, और इस समय मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान और चाइना की तरफ से काफी चल रही है इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे स्पेशली, और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इंस्टाग्राम savvy है, लेकिन इस समय पाकिस्तानियों की तरफ से बहुत मेजर थ्रस्ट आ रहा है, देखा जा रहा है पिछले 2-3 घंटे से, जिसमें वो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदरूनी परेशानियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भारतीय हवाई जहाज शूट डाउन हो गए हैं। या अभी तो मजाक वाली बात यह थी कि डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के कुछ ही घंटे पहले बोले थे काफी इंडियन सोल्जर्स पकड़े गए, और अभी बोल रहे नहीं पकड़े गए हैं। सो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, इससे थोड़ा सक्रिय रहना पड़ेगा, और जो सिविल डिफेंस प्लानिंग जो गवर्नमेंट आपको डायरेक्शंस दे रही है, उसमें बढ़ चढ़ के और सावधानी से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर थिंग्स एस्केलेट होती हैं, जो इस समय इंडियन गवर्नमेंट का अप्रोच नहीं है, ये पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करता है कितना एस्केलेशन होगा, लेकिन अगर बढ़ती है तो उसमें सहयोग हर सिटीजन का रिक्वायर्ड होगा उस आपदा से डील करने में, चाहे वो कोई एयर रेड हो, चाहे कोई वो टेररिस्ट अटैक हो। सतर्कता हमें दिखानी पड़ेगी। पाकिस्तान का हो सकता है कि वो इर्रेगुलर टेररिस्ट को भेज के सिविल टारगेट्स करे इंडिया के इंटीरियर में, चाहे वो दिल्ली हो चाहे जयपुर हो, कोई भी ऐसी महानगरी में वो कुछ सांप्रदायिक एम से कोई टारगेट करें। तो इसके लिए हमारे को मिलके सक्रिय होकर देखना पड़ेगा कि कहां से कौन सा चैलेंज आ रहा है, उसके साथ कैसे डील किया जाए। जी, बहुत ही अहम संदेश आपने दिया कि आज के इस दौर में हमें मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रहना चाहिए और किस तरीके से एकजुटता से काम करना चाहिए। आपसे एक बार और पूछना चाहूंगी, इसमें युवाओं का क्या अहम रोल रहता है? क्योंकि हमने देखा कि मॉक ड्रिल में बताया गया है कि स्कूल के बच्चों और कॉलेजों में भी उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैम, ये जो युवा हैं हमारे, ये हमारी शक्ति है। इस समय 60% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो युवा पॉपुलेशन है। यही लोग हैं जो एक हमारा कहते हैं जो फोर्स अग्रीमेंट, मतलब चाहे वो सिविल डिफेंस हो, चाहे वो फायर सपोर्ट मतलब फायर ब्रिगेड सपोर्ट में हो, चाहे वो रबल क्लियर करने में हो, चाहे वो उत्पाद बढ़ाने में हो, ये सारे एक वो हमारा हिस्सा है जिसके ऊपर हम पूरा निर्भर करते हैं अपने वॉर एफर्ट, अपने चैलेंजेस को मीट करने के लिए। रहा स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे हमारा फ्यूचर हैं और स्कूल के बच्चे हमारा धरोहर है। इनको हमारे को उसी तरह प्रोटेक्ट करना है, उसी तरह ट्रेन करना है कि ये इस टाइप की डिफिकल्ट सिचुएशन से जूझें, और जब तक इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे सोसाइटी के अंदर इन प्रयासों में, तब तक हमारे लिए एक चैलेंज रहेगा। मैम जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि सबका प्रयास और सबको एकजुटता से ही इस तरीके के माहौल से लड़ना चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत ये जानकारी देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।